जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रांड बिट्स एजुकेशन में। और आज हम लोग एनडीए फर्स्ट का 2021 का एंटोनिम्स पार्ट लेके चल रहे हैं। उसमें जो छूटा हुआ था उसको भी पूरा कर दिया जाए, फिर इसके बाद अगला पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि जितना हम लोगों ने अभी तक सीखा है उससे काफ़ी चीज़ें आप लोग भी सीखे होंगे और उनका लाभ भी ले रहे होंगे। तो थोड़ा सा आप लोग उस पर अटेंटिव रहिएगा। कोई भी यदि बातें आती हैं सामने कन्फ्यूजन वाली, निश्चित रूप से आप हमें कमेंट में बताइएगा। और जो वीडियोज़ हैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, और उसमें आने वाली कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी बातें हैं तो आप हमें ज़रूर शेयर करें, ताकि हम चीज़ें उसमें और भी इम्प्रूव करके आप तक पहुँचाएँ। चलिए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चंस लिखते हैं बोर्ड पे। आपका ध्यान रखिएगा एंटोनिम्स पे, और एंटोनिम्स में मतलब है कि अपोजिट वर्ड सेलेक्ट करना है। क्वेश्चंस देखिए, ऑप्शंस देखिए, सटीक वर्ड आपको चुनना है। हम उसमें हेल्प करते जाएंगे और जो भी होगा उसका आंसर आप लोग अपने से भी बनाने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है ही फाउंड हर extremely attractive and charming। अट्रैक्टिव को अंडरलाइन किया हुआ है और इस वर्ड का आपको बताना अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन ए में लिख रहा है अननेचुरल, ऑप्शन बी में लिख रहा है मॉडर्न, और ऑप्शन सी में लिख रहा है रिपल्सिव, ऑप्शन डी में लिख रहा है डिसअप्रूविंग। डिसअप्रूविंग। और ये वर्ड्स आपके बोर्ड पे आ चुके हैं, ऑप्शन सहित आ चुके हैं। अब इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। ही फाउंड हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब होता है लाजवाब, अट्रैक्टिव आकर्षक। चार्मिंग का दूसरा मीनिंग होता है मन को मोहने वाला, मंत्रमुग्ध करने वाला। तो अब यहाँ पे उसके अनुसार हमें सटीक आंसर ढूंढना है क्या होगा। अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक होता है, मन पसंद होता है, मन को भाने वाला होता है। अननेचुरल अव्यवहारिक, मॉडर्न आधुनिक, रिपल्सिव घृणित, निंदनीय, है ना। डिसअप्रूविंग, डिसअप्रूविंग, अप्रूविंग का मतलब सहमति के योग्य, डिसअप्रूविंग का मतलब नापसंद के योग्य, असहमति के योग्य होता है। अब हम देखें तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता इसका एंटोनिम्स। अननेचुरल मतलब अस्वाभाविक, अव्यवहारिक होता है। तो अव्यवहारिक, अस्वाभाविक, इसमें अट्रैक्टिव से रिलेशन इसका नहीं है। अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक है, मन को भाने वाला है, तो उसका अपोजिट होगा मन को निराश करने वाला, घृणित भाव को व्यक्त करने वाला। मॉडर्न आधुनिक की बात करता है, नहीं होगा। तो दो तो वर्ड आपका निकल गया। डिसअप्रूविंग, अप्रूविंग का मतलब सहमत देना होता है, राजी होना होता है। डिसअप्रूविंग लगा देंगे अर्थात राजी ना होना, सहमत ना होना। तो इसका कोई सेंस इससे नहीं है। सेंटेंस के सेंस के अनुसार भी देख लीजिए, वर्ड के अनुसार भी देखें तो ये भी नहीं होगा। रिपल्सिव होगा, इसका करेक्ट आंसर रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव का मतलब होता है घृणित, निंदनीय, मन को के अनुकूल ना होने लायक, है ना। इसका दूसरा अगर सिनोनिम्स की बात करें तो रिपेलेंट होता है, डिस्गस्टिंग होता है, स्कॉनफुल होता है। ये इनका सिनोनिम्स बनता है किसका, रिपल्सिव का। हमने रिपल्सिव के 3-4 वर्ड्स लिख दिया ताकि वो चीज़ें आपके पास तक पहुंच जाए, आप इसको समझ लें। अगर हम बात करते हैं अट्रैक्टिव का, तो अट्रैक्टिव का जो होता है, देखिए उधर चार्मिंग लिखा है, चार्मिंग भी इसका बनेगा, प्लीजेंट भी बनेगा, स्टाइलिश भी होगा, फैशनेबल भी होगा, है ना, चीयरफुल भी होगा, ब्यूटीफुल भी होगा,
तो ऐसे शब्द इनके सिनोनिम्स बनेंगे और इन शब्दों को भी हम लोग इसमें शामिल कर लेंगे जो इसका सिनोनिम्स होगा, इसका ये सिनोनिम्स होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड्स इनके सिनोनिम्स के रूप में आएंगे। और रिपल्सिव का ये रिपेलेंट, स्कॉर्नफुल, डिस्गस्टिंग वर्ड सिनोनिम्स के रूप में होगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा एडिशनल वर्ड्स भी लिख देते हैं ताकि आप तक वो बातें पहुंच जाए, आप देख लें, समझ लें, कोई डाउट हो तो उस पर डिस्कस भी हो जाए। ठीक है, आंसर इसका क्या बनेगा? सी बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अगला वर्ड्स इस बोर्ड पर रख रहे हैं और उस बोर्ड का उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्काई इज बाउंडलेस। ये बाउंडलेस वर्ड है, अंडरलाइन किया हुआ है। इसमें ऑप्शन दे रखा है ए हाई, बी लिख रहा है वास्ट, सी लिख रहा है एक्सपेंसिव, डी लिख रहा है फाइनाइट। अब इनका आंसर हमें निकालना है, ध्यान रखना है, एंटोनिम्स वर्ड चुनना है। एंटोनिम में कोई एक सटीक वर्ड हमें जो चुन करके इसका आंसर बना देना है, उल्टा विपरीत शब्द। बाउंडलेस का मतलब होता है असीमित, सीमा रहित, असीमित, सीमा रहित। हाई का मतलब ऊंचा होता है। वास्ट का मतलब होता है व्यापक, विस्तृत, फैला हुआ। एक्सपेंसिव का मतलब भी होता है विस्तृत, व्यापक। अब देखिएगा, हाई इनसे कोई रिलेशन नहीं है, हमको अपोजिट लेना है। अपोजिट के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, उसी के संदर्भ में आप लोगों से भी बात करना है और सीखना है। तो बाउंडलेस का अर्थ होता है असीमित, सीमा रहित। असीमित, सीमा रहित से इसका कोई अपोजिट से सेंस नहीं मिलता है, वास्ट से भी नहीं मिलता, इससे भी नहीं मिलता। फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। फाइनाइट का मीनिंग क्या होता है? लिमिटेड। इसका करेक्ट आंसर बनेगा फाइनाइट। ठीक है, बाउंडलेस जो होता है बॉटमलेस, लिमिटलेस होता है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, जिसका दूर दूर तक का छोर पता ना हो उसको बाउंडलेस बोला जाता है। और फाइनाइट का मतलब सीमित होता है। तो असीमित, सीमित, है ना, ये शब्द है इसका। और इस तरह से इसको हम लोग इसका अपोजिट वर्ड ढूंढ रहे हैं। बाउंडलेस के यदि ढूंढेंगे सिनोनिम्स के रूप में तो क्या होगा? लिमिटलेस, अनलिमिटेड, बॉटमलेस, ये वर्ड्स इनका सिनोनिम्स होगा। इनफाइनाइट भी होगा, इनफाइनाइट भी होगा। ठीक है, तो ये बाउंडलेस का सिनोनिम्स बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। फाइनाइट सीमित होगा। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे रख रहा हूँ, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द स्काई इज क्लियर टुडे। क्लियर टुडे, क्लियर पर उसने अंडरलाइन किया हुआ है। ऑप्शन में दे रखा है ए ब्राइट, बी लिखा है ओपेक, सी लिखा है क्लाउडलेस और डी लिखा है ब्लू। बिल्कुल क्लियर है ये। क्लियर का मतलब स्पष्ट, साफ। आसमान आज साफ है, हम लोग कहते हैं, अर्थात आसमान में बादल नहीं है, सूर्य की रोशनी चारों तरफ एकदम साफ सुथरी फैली हुई है, चटक है। तो क्लियर के सेंस में जब हम बात करेंगे तो इनका सिनोनिम्स के रूप में ब्राइट भी आएगा, क्योंकि बिल्कुल चटक है, चमकीला है, साफ सुथरा है,
अगर बादल थोड़ा भी छा जाता है तो धूप नहीं मिलती, चमक नहीं मिलता, तो धूप और चमक नहीं है तो मतलब साफ है कि अस्पष्ट है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि साफ है, तो ब्राइट भी इसके सिमिलर वर्ड के रूप में जाएगा जो सेंटेंस बोल रहा उसके अनुसार। क्लाउडलेस बादल रहित है, तो बादल रहित है तो अर्थात क्लियर का दूसरा बनेगा। सिनोनिम्स, तो ये सिनोनिम्स के रूप में आएंगे ए और बी, ए और सी। ब्लू क्या है? ब्लू कलर है, आसमान का कलर बता रहा है, तो कलर से संबंध तो कोई है नहीं। अच्छा, मान लेते हैं कलर का संबंध उसके सिनोनिम से जोड़ दीजिए। जब आकाश बिल्कुल साफ रहेगा तो ब्लू दिखाई देगा, समझ रहे हैं? तो ये तीनों बिल्कुल क्या हो गए? अलग हो गए। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी, जब पारदर्शी होता है तो हर चीज बिल्कुल साफ दिखाई देती है, अपारदर्शी होगा तो चीजें दिखाई नहीं देती, अस्पष्ट होती हैं। तो फिर ये इनका एंटोनिम्स बनेगा। करेक्ट आंसर कौन होगा? बी। इसका एंटोनिम्स बनेगा अपारदर्शी। और ये ब्राइट वर्ड, क्लाउडलेस वर्ड सेंटेंस के अनुसार एक दूसरे के सिनोनिम्स बनेंगे। बात समझ? इसी पर एक बात और आप लोगों को बता दें, ये क्लियर शब्द एक बार और पूछा गया है, लेकिन एम्बिग्यूअस से लेकर के पूछा गया है। एम्बिग्यूअस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है? अस्पष्ट होता है, उलझा हुआ होता है, गुथा हुआ होता है, जो चीज़ें समझ में न आने वाली हो, एम्बिग्यूअस है ना। जैसे हम कंफ्यूज्ड हैं, कोई क्वेश्चन मिलता है, क्लियर आंसर नहीं ले पाते, कंफ्यूज्ड है, ठीक है? तो वहाँ पे इसका यूज किया गया है। तो एम्बिग्यूअस हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया, पजल्ड हो गया, परप्लेक्स्ड हो गया, ये सब इनके क्या बनेंगे? अपोजिट वर्ड के रूप में सामने आएंगे। तो ओपेक के सेंस में हम दूसरा वर्ड अब यहीं पे लिख रहे हैं, एम्बिग्यूअस, कंफ्यूज्ड, है ना, क्लाउडी, वेग, पजल्ड, परप्लेक्स, ये वर्ड्स इनके और भी सिनोनिम्स के रूप में आ गए, है ना। किसके? ओपेक के। ये ओपेक के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, ध्यान रखिएगा। एम्बिग्यूअस, कंफ्यूज्ड, क्लाउडी, वेग, पजल्ड, परप्लेक्स्ड। और इनका ये क्या होगा? एंटोनिम्स बनेगा। ब्राइट क्या होगा? एंटोनिम्स बनेगा। क्लाउडलेस क्या होगा? एंटोनिम्स बनेगा, समझिएगा। और क्लियर का ये सभी क्या होगा? सिनोनिम्स बनेगा। ये चीज़ें हमको ध्यान देना है, ठीक है। अब देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है, आई हैव अ फैसिनेशन फॉर डीप वाटर्स। डीप को अंडरलाइन किया हुआ है और इसमें ऑप्शन में रखा है ए डार्क, बी लिखा है लाइट, सी लिखा है डेंजरस और डी लिखा है शैलो। अब यहाँ पे हमको इसका आंसर निकालना है। कह रहा है कि मैं बहुत ही फैसिनेशन में हूँ, जिज्ञासा में हूँ, फॉर डीप वाटर, गहरे जल से, जल के लिए, जल के प्रति, है ना। डार्क का मतलब अंधेरा होता है, डार्क का मतलब बिल्कुल गाढ़ा होता है, दो अर्थ होता है।
डार्क का मतलब अंधेरा और गाढ़ा होता है। ऐसे यहाँ पे लिखने में छोटा दिखाई देगा, समझ में नहीं आएगा, बोल दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। डार्क, गाढ़ा और अंधेरा। लाइट का मतलब हल्का होता है, लाइट का मतलब प्रकाश होता है। डेंजरस का मतलब खतरनाक होता है। तो गाढ़ा या हल्का, गाढ़ा अथवा अंधेरा, प्रकाश या हल्का और खतरा का, इन तीन शब्दों का संबंध डीप शब्द से नहीं। तो पहले ही इन तीनों को हम हटा लेंगे, क्योंकि डीप का अर्थ गहरा से होता है। शैलो शब्द है छिछला, उथला, है ना, तो इसका संबंध शैलो से होगा और इसका सही आंसर होगा डी। करेक्ट आंसर अपोजिट वर्ड में, चूंकि हमको लेके चलना है तो अपोजिट वर्ड में सेलेक्ट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर मिलेगा डी। ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्ड है। दूसरी बात, एक बात और बता दें, डीप का दूसरा संबंध होता है गंभीरता से, है ना, गहराई से तो होता ही है। एक डीप गंभीरता को भी बताने वाला शब्द होता है, विस्तृत को भी बताने वाला शब्द होता है। जैसे ही हैज़ डीप नॉलेज, डीप नॉलेज का मीन्स होता है गहरा ज्ञान, गंभीर ज्ञान, विस्तृत ज्ञान, यानी अत्यधिक ज्ञान के सेंस में भी आता है। तो वहाँ पे डीप शब्द को हम लोग दूसरे सेंस में लेके जाएंगे, बहुत ही कह लीजिए प्रोफाउंड के सेंस में। यही डीप वर्ड प्रोफाउंड का सिनोनिम्स बन जाएगा। जो प्रोफाउंड, आप लोगों को इसके पहले वाले पार्ट में प्रोफाउंड को बताया गया था, है ना। प्रोफाउंड का मतलब भी होता है गंभीर गहरा, है ना, गंभीर गहरा, ये मीनिंग होता है। तो प्रोफाउंड वर्ड का भी संबंध इनसे जुड़ जाता है, साउंड का भी संबंध जुड़ जाता है। ठीक है, प्रोफाउंड और साउंड सिमिलर हैं। बाकी ग्रेव जो होता है, सीरियस जो होता है, वो चीज़ तो इनसे है, लेकिन ग्रेव और सीरियस का जो रिलेशन है कुछ दूसरे तरीके से होता है, दूर तक चला जाता है। तो इनसे रिलेशन ये जोड़ता है और ये इनके सिनोनिम्स बनते हैं निकट शब्दों में। ठीक है, बात समझा। लेकिन जब वाटर के रिलेशन में बात करेंगे तो गहराई की बात करेगा, है ना, अत्यधिक नीचे तक जाने की बात करेगा। और शैलो शब्द क्या है, छिछले पानी, कम पानी की बात करता है। ठीक है, जैसे किनारे के क्षेत्र में होता है पानी, वहाँ पे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे रख रहा हूँ और इसका आंसर आप लोग बताइएगा। लिखा है माई बॉस हैज बीन टू जेनरस। बहुत ही सिंपल शब्द यूज हुआ है। अ होगा स्टिंगी, बी आंसर में, बी में लिख रहा है रफ, सी में लिख रहा है एविल, और यहीं पे डी बना देते हैं। डी में लिखा हुआ है हॉस्टाइल, हॉस्टाइल। अब इसमें हमें चुनना है। माई बॉस हैज़ बीन टू जेनरस, बहुत ही सिंपल शब्द है और जेनरस पे चर्चाएं हो चुकी हैं। एक उदार के अर्थ में, याद होगा, हम बता देते हैं आप लोगों को, जब बाउंटीफुल की बात आई थी तो वहाँ पे इसका यूज किया गया था। बाउंटीफुल, जो इसके प्रीवियस हमने पेपर्स डाला था तो उसमें बाउंटीफुल शब्द आया था और बाउंटी शब्द आया था। तो उसमें जेनरस, जेनरोसिटी नाउन फॉर्म में, बाउंटी नाउन है तो जेनरोसिटी का यूज हुआ वहाँ पे, और बाउंटीफुल एडजेक्टिव है तो जेनरस शब्द का यूज हुआ। और वहाँ पे इस बात की व्याख्या भी हुई थी कि जेनरस का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जेनरस का एक मतलब होता है कि कोई व्यक्ति उदारतापूर्वक कुछ भी देने को तत्पर हो, राजी हो, वहाँ पे जेनरस शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ भी बात वही कर रहा है कि मेरे बॉस जो हैं काफ़ी उदार हृदय वाले हैं, हम कुछ भी मांगेंगे तुरंत दे देंगे, तत्परता के साथ, है ना, मतलब उसमें ना शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब उसके आधार पे हम लोग मीनिंग निकाल लेते तो एक उदार या अत्यधिक खर्चीला भाव निकला था। तो यहाँ पे हम उदार और खर्चीले के सेंस में जब बात करेंगे तो
फिर उसके अनुसार आंसर हमारा निकलना चाहिए। अपोजिट वर्ड है ना। तो स्टिंगी का मीनिंग होता है कंजूस। रफ, रफ का मतलब बेकार खराब। एविल का मतलब भी बेकार खराब बुरा, ठीक है। हॉस्टाइल का मतलब दुश्मन शत्रु विरोधी, ध्यान रखिएगा। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? दुश्मन या शत्रु या विरोधी, ये मीनिंग होता है हॉस्टाइल का। तो अब हम अगर अपोजिट वर्ड की बात करेंगे तो उदार खर्चीला है तो कंजूस होंगे, उनका ये आंसर है, क्योंकि ये भी सही नहीं है, ये भी और ये, इनका तीनों का संबंध नहीं है। इसमें फाइनली आंसर बनता है स्टिंगी कंजूस। इनके भी हम लोगों ने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखा था उस समय। आप अगर नए जुड़े होंगे तो आप ज़रूर देखिए, प्रीवियस वीडियोज में मैंने वो पूरी बात लिख दी है। जेनरस का खर्चीले के सेंस में और स्टिंगी कंजूस के सेंस में, ठीक है। और फिर उदारता के सेंस में भी जेनरस शब्द को मैंने लिखा था और उसकी व्याख्या भी किया था। तो आप लोग जरूर उसे देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल्स पढ़ा, फिर दोबारा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रखते हैं और उसको समझा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है, स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी। प्लेंटी को अंडरलाइन किया। प्लेंटी यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, नाउन फॉर्म में है और इसका एंटोनिम्स फॉर्म पूछा है जिसमें ऑप्शन दे रहा है अगलीनेस, ऑप्शन बी में लिखा है स्कैरसिटी, सी में लिखा है रफनेस और डी में लिखा है ड्राइनेस। अब आप लोग को ऑप्शन देख के बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर, प्लेंटी का मतलब होता है अत्यधिक ज़्यादा। उस आधिक्यता में इसका जानकारी ली जा रही है। स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी, ठीक है। स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड है। अगलीनेस का मतलब कुरूपता होता है। स्कार्सिटी का मतलब अल्पता होता है। रफनेस का मतलब भद्दा होता है। ड्राइनेस का मतलब रूखा होता है। इसका अर्थ निकालेंगे तो कुरूपता अर्थ होगा, अल्पता अर्थ होगा, भद्दा अर्थ होगा और रूखा अर्थ होगा। इसका अर्थ होगा प्रचुरता, है ना। तो अब उस सेंस में हमें अपोजिट वर्ड लेना है, तो प्रचुरता से संबंध अपोजिट के रूप में अगलीनेस का कुछ नहीं है, रफनेस का भी नहीं, ड्राइनेस का नहीं। करेक्ट आंसर होता है सी, बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, स्कार्सिटी, अल्पता। अब इसका सिनोनिम्स हम लोगों ने लिखा है, अक्सर एडजेक्टिव के रूप में भी पूछता है। एम्पल है, अबंडेंट, ये एडजेक्टिव के फॉर्म में, ध्यान रखिएगा, ये एडजेक्टिव के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ जो उसमें पूछा है ना। कॉपियस है, इनफ है, एडिक्वेट है। ये सभी वर्ड्स इनके सिनोनिम्स के रूप में आते हैं और एडजेक्टिव के फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक। अब प्लेंटी का एडजेक्टिव बनाएंगे तो प्लेंटीफुल होता है। प्लेंटी का एडजेक्टिव बनाएंगे तो प्लेंटीफुल होता है, ठीक है। तो स्कार, अब इसका जब एंटेंस बनाएंगे तो फिर स्कार्स होगा, मेगर होगा, ठीक है। स्कार्स मेगर को ही पूछा है ज़्यादा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, स्कैंटी भी आता है, ठीक, उसको भी देखा जाए। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसका हम एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ लिख दें जो पूछा है, स्कार्स, मेगर, स्कैंटी। इनको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। स्कार्सिटी एडजेक्टिव फॉर्म में उसका ये मीनिंग, ठीक है। तो ये वर्ड्स भी पूछे गए हैं, ये वर्ड्स भी पूछे गए हैं, ये कम पूछे जाते हैं, फिर भी लिखा है तो अबंडेंस हो जाएगा,
एम्पलनेस हो जाएगा, कॉपियसनेस हो जाएगा, है ना, एडिक्वेट लिखा था एडिक्वेसी हो जाएगा। तो ये इनके नाउन फॉर्म बन जाएंगे, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, और इसको समझना है, चीज़ों को दिमाग में सेट कर लेना है। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है डेफिनेटली आप पूछें, कमेंट में लिखें, ताकि हम उन चीज़ों को देखें, समझें। अच्छा, कहीं कमियां भी मिलती हैं, हम टीचर्स पढ़ाते रहते हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते कुछ कमियां भी आती हैं, तो उसको भी ज़रूर बताएं ताकि उसको सुधारा जाए, आप तक पहुँचे, आप कन्फ्यूजन में ना रहें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। इसलिए बताएंगे तो जो क्लियर होता है उस चीज़ों को और भी बेहतर करके बताया जाए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रखता हूँ बोर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है आपका, बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन पूछा है, इसमें बहुत ही कठिन नहीं है। एन इंडस्ट्रियस वर्कमैन। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है उद्यमशील, मेहनती। ए लिखा है एक्टिव, बी लिखा है प्रोडक्टिव, सी लिखा है लेजी, और डी लिखा है डिसलॉयल। अब देखिए और इसका आंसर बताएं। अपोजिट वर्ड सिलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा, अपोजिट वर्ड। इंडस्ट्रियस तो मेहनती व्यक्ति है, और जो व्यक्ति मेहनती होता है वो सक्रिय भी होता है, जो व्यक्ति मेहनती होता है प्रोडक्टिव भी होता है, समझ रहे हैं आप लोग। और जो व्यक्ति मेहनती होता है वह ईमानदार होता है, फेथफुल होता है, क्योंकि वो बेईमानी नहीं करता, कपट नहीं करता। इसी से रिलेटेड वर्ड्स मेटिकुलस, असिड्यूअस, डिलीजेंट शब्द भी आता है, ठीक है। तो उस पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, फिर आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक। और उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंडस्ट्रियस का मतलब उद्यमशील होता है या मेहनती होता है। एक्टिव, प्रोडक्टिव शब्द इनके साथ जुड़े हुए हैं, इन्हीं के सिमिलर वर्ड के रूप में माने जाएंगे, तो ये फिर होंगे नहीं, मैं हटा दिया। लीजिए आलसीन, आलसीन तो आलसी का मतलब होता है जो व्यक्ति काम न करता हो, कामचोर हो, कामचोर हो, है ना। और डिसलॉयल का मतलब गैर जिम्मेदार हो, अविश्वसनीय हो, ठीक है, धोखेबाज हो। तो इंडस्ट्रियस का संबंध डिसलॉयल से तो उतना नहीं जितना लेजी से है। करेक्ट आंसर इसका लेजी होगा, ठीक है, ये भी इसका नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट वर्ड हम लोग लेके चल रहे हैं, तो अपोजिट वर्ड में ये शब्द इसमें आएगा, ठीक है। इसके रेफरेंस में यदि हम बात करें तो इसमें स्लॉथफुल, स्लगिश, इंडोलेंट शब्द भी जोड़ लेते हैं, ये भी इनसे जुड़ा हुआ है, ये भी इन शब्दों पर भी चर्चाएं हुई हैं, तो इनको जानना है। इनके जुड़ा हुआ शब्द यदि हम बात कर लें अगर इंडस्ट्रियस से, तो इंडस्ट्रियस से रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, जैसे मेटिकुलस वर्ड्स पूछा गया है, फिर इसके बाद डिलीगेंट वर्ड पूछा गया है, असिडुअस वर्ड्स पूछा गया है, ठीक है, ये वर्ड्स भी आए, इन पर भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक। फिर इसके बाद एक वर्ड्स और आता है जिसको स्ट्रेन्युअस बोला जाता है, श्रमसाध्य जिसको बोलते हैं, ऊर्जावान बोलते हैं, वो भी पूछा गया। तो वर्ड्स हैं जिन पर चर्चा हम लोग किए हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, आप देखेंगे तो सब मिलेगा, सारी बातें हुई हैं, बस थोड़ा सा याद दिलाने के लिए मैंने एक रिमाइंडर के रूप में इन शब्दों को लिख दिया है, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन रखता हूँ बोर्ड पे और इनका सोल्यूशन खोजता हूँ। इसमें लिखा हुआ है प्लांट्स ग्रो इन अबंडेंस हियर।
ये प्लेंटी का जो एबंडेंस, देखिए ध्यान से, प्लेंटी का ही सिनोनिम्स है। ग्रो को अंडरलाइन किया गया है। ग्रो का मतलब वृद्धि करना, बढ़ना, उगना। श्रीवेल, बी लिखा है स्ट्रेच, सी लिखा है स्प्रेड और डी लिखा है एनलार्ज। अब देखिए बिल्कुल ऑब्वियस इसका आंसर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ग्रो का मतलब होता है उगना, वृद्धि करना, बढ़ना, है ना। प्लांट्स प्रचुर मात्रा में यहाँ पर उगते हैं, अर्थ इसका ये है। अब उगते हैं, वृद्धि करते हैं, पैदा होते हैं। स्ट्रेच, एनलार्ज और स्प्रेड, इन तीनों का एक संबंध, एक मीनिंग है, फैलना, विस्तृत होना, बढ़ना। समझ रहे हैं? फैलना, विस्तृत होना, बढ़ना। तो फिर इन तीनों का संबंध इनसे नहीं है, क्योंकि हमको अपोजिट वर्ड सेलेक्ट करना है। और अपोजिट वर्ड में फिर मिलता है श्रिवेल। श्रिवेल का मतलब होता है मुरझाना, सूख जाना। श्रिवेल का मीनिंग क्या होता है? मुरझाना, सूख जाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम श्रिवेल, इसका आंसर होगा ए। और श्रिवेल का जो सिनोनिम्स होता है विदर होता है। ठीक है, श्रिवेल का जो सिनोनिम्स बनेगा वो क्या होगा? विदर होगा। इसका मतलब सूखना, मुरझाना। ठीक है, तो इसके साथ में दूसरा यदि ड्राई भी लिख सकते हैं, सूखने के लिए विदर्ड है, फेंटेड है। ठीक है, तो और भी वर्ड्स हैं ये बनते हैं, है ना। उगेगा नहीं, सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। ठीक, तो ये इनके समान शब्द के रूप में आते हैं। इसका आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लेता हूँ और इसका जवाब आप लोगों को बताना है। ये भी मतलब एक तरह से बहुत ही इजी और सिंपल शब्दों को लेके चल रहा है। शी में लिखा है, नेक्स्ट लिखा है शी रेयरली कम्स हियर। रेयरली को अंडरलाइन किया है। इसमें लिखा है ए, ऑप्शन में दे रहा है सेल्डम, बी ऑप्शन में लिख रहा है नेवर, डी, सी ऑप्शन में दे रहा है ऑलवेज और डी ऑप्शन में लिख रहा है फ्रीक्वेंटली। अब आप लोग बताएं क्या हो। ये भी तो आसान है। रेयरली का मतलब कभी कभी, किंचित, कभी कभी अथवा किंचित, नकारात्मक भाव है वो यहाँ आती है कभी कभी, या किंचित समय वो यहाँ आती है। सेल्डम, नेवर और फ्रिक्वेंटली बिल्कुल सेम वर्ड है। फ्रिक्वेंटली का मतलब भी किंचित होता है, सेल्डम का मतलब भी किंचित होता है, रेयरली का भी मतलब किंचित है, नेवर कभी नहीं का अर्थ देता है। तो फिर इनमें भी ये तीनों शब्द नहीं होंगे। इनका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, ऑलवेज। अपोजिट वर्ड सेलेक्ट करना है तो हमें अपोजिट में चुनना है। ये तीनों इनके सिमिलर सेंस में आ जाएंगे और यहाँ पे अपोजिट बनेगा सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में इस पर ये शब्द भी हमने बताया था प्रीवियस वीडियोज में, और प्रीवियस वीडियोज देखेंगे ना तो एक दूसरे शब्द एक दूसरे से कनेक्ट होते मिलते जाएंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, तो जो भी वर्ड्स हम लोग ले रहे हैं इतना तो पक्का है, तय है कि आपको बेनिफिट्स देगा ही देगा, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स के सिनोनिम्स आगे के वर्ड्स बनते हैं, आगे की परीक्षाओं में उनका यूज होता है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े भारी शब्दों का प्रयोग होता है, ऐसा कुछ नहीं। व्यवहारिक जो हमारे शब्द हैं, हमारे रूटीन वाइज जो वर्ड्स हैं, उन्हीं पर क्वेश्चन बनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है शी इज और रैदर क्रूक्ड। वुमन, क्रूक्ड को अंडरलाइन किया है। क्रूक्ड मैंने बताया था पोलाइट, जेनरस, स्ट्रेट फॉरवर्ड,
और हैप्पी। अब देखिए यहाँ पे क्रुक्ड, क्रुक्ड का मतलब क्या होता है? क्रुक्ड का मतलब होता है बुरा, भ्रष्ट, बेईमान। बुरा या भ्रष्ट या बेईमान, ठीक है। इसको हम एक तरह से कह लीजिए भ्रष्ट, बुरा, बेईमान, है ना, ये सभी मीनिंग आती है। इस पर चर्चाएं हम लोगों ने वीडियो में, प्रीवियस वाले वीडियोज में किया है। उसमें और भी वर्ड्स, उसके जो सिमिलर वर्ड्स थे उसको लिखवाया भी गया है, तो इसलिए इसको देखना आपको ज़रूरी है। अब यहाँ ज़्यादा हम चर्चा उसका नहीं करेंगे। पोलाइट, पोलाइट का मतलब तो विनम्र, जेनरस का मतलब है तो उदार, विनम्र, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पष्ट या ईमानदार। हैप्पी का मतलब खुश, सब लोग जानते हैं। तो अब इनके एंटोनिम से अपोजिट वर्ड सेलेक्ट करने हैं, तो फिर विनम्र नहीं होगा, उदार जेनरस नहीं होगा, आपका हैप्पी नहीं होगा, आपका क्या होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। क्योंकि वो व्यक्ति बिल्कुल पक्का है, जो भी कहता है मुंह पे कहता है, पीठ पीछे नहीं बोलता है ना, धोखेबाजी नहीं करता। लेकिन इसमें धोखेबाजी भी है, भ्रष्टता भी है, बेईमानी भी है, छल कपट भी है, सारी बात है क्रुक्ड में, ठीक है। तो क्रुक्ड का धोखेबाजी से भी संबंध है, भ्रष्टता से भी संबंध है, बुराई से भी संबंध है, बेईमानी से भी संबंध है, सब उसके सिमिलर वर्ड्स हैं। इसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है, सीखा भी। तो आप लोग देखिए एक बार, है ना, मिलेगा। चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है? सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब बिल्कुल साफ सुथरा है, स्वच्छ आदमी है, कोई दाग नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो 10 प्रश्नों का हम लोगों ने जवाब ले लिया। 2021 फर्स्ट का एंटोनिम्स लिया और उनके 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया, उसके बारे में चर्चाएं हुई। अब कल हम लोग सीडीएस का पेपर उठाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे और उन पे कॉमन एरर, फिर उनके सिनोनिम्स सेंटेंस, पहले बेसिक चीज़ों को जो लिया जाए, जहाँ तक संभव है हम लोग प्रयास करेंगे कि बेहतर करें, सीखें, मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप सब लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद एंड थैंक यू। बट एक बात ज़रूर याद रखिएगा, वीडियोज़ को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, ताकि चीज़ें बिल्कुल ही आसानी से हम आप तक पहुंच सकें। कोई भी बातें होती हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।